तो पाकिस्तान के अंदर दुनिया के हर मुल्क के टूरिज्म अवेलेबल है। आप पहले यहाँ से जाएं बलूचिस्तान की तरफ, सबसे पहले आएगा हिंगला अर्ज, वहाँ है काली माता का मंदिर। जी बिल्कुल। वहाँ हिंदुओं का हज होता है। वो कहते हैं कि 1 लाख साल पुराना वो मंदिर है और वहाँ पे गार बनी हुई है। आई स्टिल रिमेम्बर द नेम, जो वहाँ पे साधु संत बैठे हुए थे, गोपाल साहब थे, तो उन्होंने बताया गार है जो बिल्कुल एंट्रेंस में तो इंसान दाखिल हो सकता है, लेकिन उसके बाद वो इतनी कोई नैरो और तंग होती जाती है कि कोई इंसान झुक के भी नहीं जा सकता। वहां से वो बताते हैं कि जो उनकी मजहबी शख्सियात थी वो उस रास्ते से भारत तक, इंडिया तक जाया करती थी। गिलगित में जैसे बहुत बड़ा दुनिया का एक मैच होता है पोलो का, सबसे ज्यादा पीक पे होता है, दुनिया में कहीं नहीं बहुत होता वो। दुनिया देखने आती है, खेलने भी आते हैं, पूरी दुनिया से लोग लेकिन आते ये वो सहूलत की वही बात आ जाती है कि अदम दस्तयाबी की वजह से वो इंटरनेशनल नहीं बन सका। हैं। सिर्फ टूरिज्म की फील्ड में जाल बिछा दो, एक आदमी भी बेरोजगार नहीं रहेगा। मैं लाड़काना में जुल्फकार अली भुट्टो साहब के मज़ार पर फातिहा पढ़ने के लिए गया, तो मैंने वहाँ देखा उनके आसपास कोई होटल, ढाबा टाइप का भी कोई होटल नहीं है, चाय का भी होटल नहीं है, और रहाइश के लिए अख्तियार करने के लिए तो कोई एकोमोडेशन नहीं है। एंजेलिना जूली हॉलीवुड की बहुत मशहूर अदाकारा हैं, वो वहां पर आई तो जिस सड़क से वो गुजर रही थी, अब 70-75 साल में या चले 65 साल में हमने उस पहाड़ की तरफ नजर नहीं की। उसने जब पहाड़ की तरफ देखा, उस बीच पे जब आई, थोड़ा सा आगे उससे चंद 1 किलोमीटर आगे, तो वो पहाड़ ऐसे है कि जैसे कोई खातून वहां खड़ी हुई है। तो शी सेड प्रिंसेस ऑफ होप। अब वो उसने चूंकि कहा तो आपने नाम रख दिया प्रिंसेस ऑफ होप, वो मशहूर हो गई जगह। उसके बाद लोग जाते हैं वहां पर। हालत यह है कि वहां पर हाजत के लिए वॉशरूम भी मौजूद थी। सहूलियात का फुकदान आपकी टूरिज्म के आड़े सबसे बड़ी रुकावट है। गोरख हिल आपको बिलियंस ऑफ रुपीज कमा के देगी, सिर्फ आपको 100 मिलियन रुपीज वहाँ लगवाने हैं रोड बनाने के लिए। वहाँ के जो MP है और MNA है, वही समझ लें गोरख हिल के मालिक हैं, हुकूमत नहीं है, सिंध गवर्नमेंट नहीं है, कि एक ही चेयरमैन चला आ रहा है वहाँ पे, वही MNA है, वही करता है। और आते ही सबसे पहले वो जब ओथ लेता है तो डिफेंस क्लिफ्टन पे उनका बंगले नुमा दफ्तर है कराची में, वो अपनी नई प्राडो निकलवाता है और अपने लिए पैसे का अरेंजमेंट करता है। बस इससे ज़्यादा का गोरख हिल में किसी की दिलचस्पी नहीं है। वो जो MNA साहब है ना, वो इंशाल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है वो जन्नत में तो नहीं जाएगा। बहुत सख्त बात कर दी। वो लोगों के लिए रास्ते रोकता है, ये बहुत बड़ा गुनाह है, इस मुल्क के साथ बहुत बड़ा गुनाह है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पुलानी लाउंज में आपको खुशामदीद कहते हैं। पुलानी लाउंज एक ऐसा सिलसिला जिसके आगाज़ में पहले प्रोग्राम में हमने आपसे ये गुजारिश की थी कि ये एक ऐसा प्रोग्राम होने जा रहा है जिसमें हम ना सिर्फ तारीख़ की बात करेंगे बल्कि पाकिस्तान में उन शख्सियात की और उन जगहों की तारीख़ की भी बात करेंगे कि जो इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। साथ ही साथ में आइंदा आने वाले सिलसिलों में, चूँकि हमें बहुत ज़्यादा पजीराई मिली, आपने जो कमेंट्स दिए हमें, उसके ज़रिए से भी, जो फीडबैक दिया उसके ज़रिए से भी, और बिलखुसूस इस प्रोग्राम में जो हमारे दोस्त और जितने भी जानने वाले जिन्होंने हमें ज़ाती तौर पर फीडबैक दिया, उसी को मद्देनज़र रखते हुए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक हमारे साथ याह्या पुलानी साहब और रफ़ीक बशीर साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम याह्या साहब। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम रफ़ीक बशीर साहब। ताज़ीन, चलते हैं गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आज के प्रोग्राम में हमारे पास आपके लिए हिस्टोरिकली कौन कौन से सरप्राइजेस हैं। तो जी रफ़ीक बशीर साहब, जो गुज़िश्ता प्रोग्राम हमने किए उसमें मुख्तलिफ शख्सियात के बारे में भी हमने बताया, और बिलखुसूस याह्या पुलानी साहब जितना कुछ उनके बारे में ज़ाती तौर पे भी जानते हैं, पर्सनली लोग इतना ज़्यादा नहीं जानते जितना याह्या पुलानी साहब ने जो मालूमात हमसे शेयर की और जो आपके ज़रिए से भी हमें पता चली। तो आइंदा आने वाले प्रोग्रामों में और बिलखुसूस आज के इस प्रोग्राम में हमारे नाज़रीन के लिए क्या है? आज के इस एपिसोड में नाजरीन के लिए मैं पुलानी साहब का एक दूसरा शख्सियत का पहलू सामने रखूँगा, क्योंकि पुलानी साहब को लोगों ने अभी तक बहुत बड़ा एक सोशल वर्कर देखा है या कारोबारी देखा है, कारोबार की नेचर नहीं देखी। पुलानी साहब जो हैं, पुलानी साहब, याह्या पुलानी साहब, ये टूरिज़म सेक्टर में, हज उम्रे में और टिकटिंग के हवाले से, यानी ट्रैवल के हवाले से, एयर ट्रैवल के हवाले से पाकिस्तान का जाना पहचाना बहुत बड़ा नाम है, बल्कि अब ब्रांड बन चुका है। और मेरे ख्याल में दुबई और लंदन, जहाँ भी आप जाएं, पुलानी का नाम लें तो फ़ौरन लोग समझ जाते हैं
कि पोलानी ट्रैवल से जो है इन्होंने टिकट बनाया। मैं पोलानी साहब से सवाल करूंगा कि पोलानी साहब के पाकिस्तान की सियाहत जो है, एक दुनिया की बहुत सारे मुल्कों की, बहुत सारे ममालिक की सियाहत जो है, उनकी मईशत उसी पे चल रही होती है। अच्छा, पाकिस्तान की जो सियाहत है, इसमें नौजवानों के खेलों के एक इशू है, वो सब्जेक्ट है, एडवेंचर्स हैं यहाँ पे, फिर मजहबी बहुत तारीख़ी मुकामात हैं, तारीख़ी इस्लाम के हवाले से, दीगर मज़ाहिब के हवाले से यहाँ पे बड़ी जो है दीनी वो उनके जो है वो रखी हैं इमारत, बहुत कुछ वो लोग आते हैं यहाँ पे, जाते हैं। अभी जो है एक बहुत बड़ा जो है मंदिर भी जो है वो बना, ठीक है ना। बलूचिस्तान में भी हिंदुओं की बड़ी वो दरगाहें हैं, सखर में भी दरिया के बीच में साधु बेला हिंदुओं का, हमारे लिए भी मोतबर जो है मस्जिद हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं मुस्लिम कंट्री के हिसाब से। और 2017 में आखिरी जो फिगर है जो मैंने देखी है, वो पाकिस्तान में 20 लाख टूरिस्ट आए थे, और लेकिन उसके बाद मुसलसल कम होने लगे, चढ़ने लगे। तो मैं आपसे पूछूंगा, एक इसके साथ ही सवाल जोड़ दूँ ताकि आप फिर तफसील से बयान करेंगे, तो कि 18वीं तरमीम के बाद जो वफाकी वजारत सियाहत थी वो ख़त्म कर दी, और वो सियाहत का सारा दारोमदार जो वो सूबों के हवाले कर दिया गया है। अब सूबे, लेकिन इसमें एक बड़ा खला ये आता है कि टूरिज़्म जो असल में लोकल, अभी आज तो हम डोमेस्टिक पे बात करेंगे आपसे, पाकिस्तान पे बात करेंगे, लेकिन जब गैर मुल्की यहाँ पे कोई आएगा, अगर लंदन से कोई हिंदू आता है, अमेरिका से कोई सिख आता है, पाकिस्तान का कोई आता है, तो उसमें वीज़े की बड़ी प्रॉब्लम आएंगी, मुश्किलात आएंगी। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि इस जो यहाँ हम टूरिज़्म में खड़े होने चाहिए थे आज 2024 में, और 2017 से भी पीछे चले गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक साथ सवालों का बहुत बड़ा जत्था मेरे हाथ में दे दिया है, कोई मसला नहीं है जवाब देने में। पाकिस्तान में हर मजहब का टूरिस्ट के लिए स्पोर्ट्स अवेलेबल है, एवरी रिलीजियस, यानी कोई सा रिलीजियस बाकी नहीं है जिसके लिए टूरिस्ट की फैसिलिटी ना हो। फैसिलिटी अगर नहीं है हमारे यहाँ, तो एकोमोडेशन की फैसिलिटीज नहीं है। एकोमोडेशन हर आदमी की जरूरत है। यहाँ तो फिर भी लोगों के बड़े बड़े घर बने हुए हैं। अगर आप किसी घर बड़ा पड़ोसी मुल्क में चले जाएं, तो वहाँ बड़े बड़े लोग भी फ्लैटों में रहते हैं, उनके पास इतनी फैसिलिटी नहीं होती। मगर हमारे यहाँ जितनी फैसिलिटीज है उसका 10% इस्तेमाल कर दे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इन बिटवीन आपने एक बात की 18th अमेंडमेंट, जो बहुत बड़ा जुल्म है टूरिज्म के ऊपर। दुनिया की टूरिज्म उस कंट्री की बैकबोन होती है। सिर्फ मैं आपको 2-4 अगर कंट्री की फिगर दे दूं तो आप दंग रह जाएंगे। एक थाईलैंड है, उसकी आबादी आपसे 1/3 है, उनका टूरिज्म तकरीबन 40 मिलियन पे पहुंच गया है। उनकी जो इनकम है टूरिज्म पे वो मोर देन $50 बिलियन की है, ओनली ऑन टूरिज्म। आपकी टोटल एक्सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है। इसके बाद भी उनकी तो खाली एक फील्ड की बात कर रहा हूँ। आप तुर्की चले जाएं, तुर्की में 2 किस्म का टूरिस्ट, एक जो शेंजन कंट्री का टूरिस्ट है उसको वो डोमेस्टिक टूरिज्म में काउंट करते हैं, वो जो इंटरनेशनल टूरिस्ट है उसको इंटरनेशनल में काउंट करते हैं। उनकी भी तकरीबन टूरिस्ट 50 मिलियन के करीब। आप ये सोचें कि अगर टूरिस्ट में आपको दुबई में क्या, तुर्की में क्या, थाईलैंड में क्या, जितने होटल चाहिए, जिस रेट के चाहिए वो मिल जाते हैं, सस्ते भी मिल जाते हैं, 5 स्टार मिलेंगे, 7 स्टार मिलेंगे। आपका पड़ो एक छोटा मुल्क है श्रीलंका। जब तमिल की उसकी जंग हो रही थी ना, तो उनका टूरिस्ट था 5 लाख और 5 स्टार होटल का कमरा मिलता था $40 का। जब ये जंग श्रीलंका वालों ने जीत दी तमिल से, तो वहां फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत आया। होटलें हो गई 40 वाली $200 की, यानी 500 टाइम इंक्रीज। टूरिस्ट हो गया 5 लाख से 25 लाख।
आबादी है 25, मैक्सिमम 25 मिलियन होगी, मैक्सिमम। इससे ज़्यादा आबादी नहीं है श्रीलंका की। ये सब चीज़ें अगर आप देखो तो श्रीलंका की लिटरेसी रेट 98%, श्रीलंका का टूरिज्म 25 मिलियन। श्रीलंका में जो निज़ाम चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, जब श्रीलंका सेपरेट हुआ था ब्रिटिश से, तो उन्होंने सारे ब्रिटिश रोल अपनाया, जितने ब्रिटिश सिस्टम था वो अपनाया। एजुकेशन फ्री, मेडिकल फ्री, सबसे बड़ी चीज टेप वाटर इज ड्रिंकेबल वाटर। फिर चाइल्ड लेबर कोई बंदा रख नहीं सकता, चाहे वो कितना बड़ा बिलियनर हो। ही मस्ट गो बिहाइंड द बार अगर उसने रख लिया तो। अगर बच्चे की पैदाइश होती है जैसे श्रीलंका में, तो उसकी रजिस्ट्रेशन होती है। फिर जब बच्चा स्कूल के काबिल होता है तो घर पे फोन चले जाता है कि तुम्हारे घर के नजदीक ये स्कूल है, इसमें तुम्हारा एडमिशन हो गया है। ये सिस्टम ब्रिटिश वाला सिस्टम इन्होंने अपनाया, बाकी किसी ने नहीं अपनाया। न नेपाल ने, न इंडिया ने, पाकिस्तान ने, ये जितने भी सार्क कंट्रीज हैं, आखिरी में 8वीं कंट्री शामिल हुई थी अफगानिस्तान सार्क में, ये कोई किसी ने नहीं अपनाया। अच्छा पोलानी साहब, यहीं पे एक सवाल ले लें श्रीलंका पे कि अगर आप जब श्रीलंका का नाम लेते हैं तो बहुत सारे हमारे नाजरीन या व्यूअर्स ऐसे हैं कि जिनके जहन में ये बात आई होगी कि अभी हाल ही में हमने देखा जब पाकिस्तान की इकोनॉमी या जो मईशत के हालात थे, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के बहुत करीब था, वहीं पर श्रीलंका ऑलमोस्ट डिफ़ॉल्ट हो चुका था। उसके बावजूद अगर वहाँ पर तालीम 98% है, यानी तालीम का निज़ाम बहुत बेहतर है, हेल्थ की सूरत हाल बेहतर है, और टूरिज़म तो आप बता रहे हैं कि जो वहाँ पर हालात हैं, तो वहाँ की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा हिस्सा या हाथ टूरिज़म से आने वाली कमाई का भी है। तो उसके बावजूद हम जहाँ पर हमारे पास चारों मौसम हैं, 4 सूबों में पहाड़ भी हैं, दरिया भी हैं, समंदर भी हैं, रेगिस्तान भी हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टूरिज़म इन श्रीलंका एंड टूरिज़म इन पाकिस्तान? जितनी श्रीलंका की पॉपुलेशन है ना, उससे ज्यादा हमारे यहाँ बच्चों स्कूल जाते ही नहीं। जी, पॉपुलेशन से ज्यादा बच्चे स्कूल नहीं जाते। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे नहीं जाते स्कूल। जब ये हाल होगा, जिस मुल्क में हर फैसिलिटीज है, हर चीज है, मैं समझता हूँ जितना एजुकेशन के ऊपर प्राइवेट सेक्टर काम करता है, मैं नहीं समझता और कोई सेक्टर काम करता है। ये सिटीजन फाउंडेशन है, कितने बच्चे पढ़ाते? 6 लाख। अभी सिंध गवर्नमेंट ने इनको 500 स्कूलें दी। पाकिस्तान के अंदर दुनिया के हर मुल्क के टूरिज्म अवेलेबल है। आप पहले यहाँ से जाएं बलूचिस्तान की तरफ, सबसे पहले आएगा हिंगला अर्ज, वहाँ है काली माता का मंदिर। जी बिल्कुल। वहाँ हिंदुओं का हज होता है। जिस तरह आप हज पढ़ते हैं सफेद इहराम में, वो येलो, उनका येलो इहराम होता है। चप्पल वो पहनते नहीं हज पे, बाल मुंडवाते वो हैं। जब कोई बंदा हज पढ़ के वहां से जाता है तो जितनी इनकी बरादरी के लोग हाथ चूमते रहते हैं। जिस तरह हमारे यहाँ पहले ये सिस्टम बहुत था कि जो लोग छोड़ने जाते थे, लेने जाते थे, अब तो बहुत इजी हो गया। मगर हिंदुओं का हज आज भी ऐसा नहीं है कि गरीब लोग जाते हैं, इंडिया से भी लोग आते हैं, बाहर से भी आते हैं, फॉरेन नेशनल भी आते हैं। वहाँ काफलों के काफले, और जिसे वो यात्री कहते हैं, यात्री यात्रा के लिए आते हैं जी, इबादत के लिए आते हैं जी। मतलब अगर हमारे यहाँ आप किसी, यहाँ भी लोकल पाकिस्तान में भी 10 लाख से ज्यादा हिंदू हैं। आप उनमें बड़े बड़े अरबपति भी हैं, खरबपति भी हैं। किसी को बोलो वहाँ होटल बना दे, वहाँ के लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा। एक नहीं, 2 बनाओ, 4 बनाओ। अब जितनी फैसिलिटी दोगे इतने ज्यादा लोग जाएंगे वहाँ पर। सर आई हैव बीन देयर, वहाँ पे जो उसकी तारीखी अहमियत है, अब ये तो खैर उसमें कितनी हकीकत है या नहीं, कि वो कहते हैं कि 1 लाख साल पुराना वो मंदिर है, और वहाँ पे गार बनी हुई है। आई स्टिल रिमेंबर द नेम, जो वहाँ पे साधु संत बैठे हुए थे, गोपाल साहब थे, तो उन्होंने बताया गार है जो बिल्कुल एंट्रेंस में तो इंसान दाखिल हो सकता है, लेकिन उसके बाद वो इतनी कोई नैरो और तंग होती जाती है कि कोई इंसान झुक के भी नहीं जा सकता। वहां से वो बताते हैं कि जो उनकी मजहबी शख्सियात थी वो उस रास्ते से
भारत तक, इंडिया तक जाया करती थी। तो ये तो खैर उसकी तारीखी अहमियत या बैकग्राउंड है। लेकिन वहाँ पर जितने भी लोग मैंने देखे, यानी उसमें चाहे वो आप कहते हैं कि यात्री अमीर भी हों और गरीब भी हों, सहूलियात का फुकदान है, शदीद फुकदान है, पीने के पानी का और दीगर जो नेसेसिटीज़ हैं, ये पूरे रिहाइश तो है ही नहीं। ये पूरे पाकिस्तान में हम तो अभी शुरू किया यहाँ से, जहाँ इतना टूरिस्ट नहीं जा सकता है, जिनके पास फैसिलिटी नहीं है, जिनके पास है वो जा सकता है, मगर उनके लिए एकोमोडेशन नहीं है। आप बलूचिस्तान चले जाएं, आगे तक कोयटा चले जाएं, कोयटा में भी ज़ियारत चले जाएं। कोयटा के बाद ज़ियारत आएगी, ज़ियारत तो उसके आगे है बहुत। पहले कोयटा आएगा। कोयटा भी एक बड़ा तारीखी शहर है। वहाँ जो पहाड़ है, आपको लगेगा कि वो पहाड़ आपस में बातें करते हैं। वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की शान है ये। यहाँ स्पेशली सिंगापुर के जो लोग हैं ना, उनकी जो नॉलेज है ना, और पाकिस्तानी से ज़्यादा नॉलेज है उसके बारे में सिंगापुरियों की। यानी अगर हम अपने मुल्क को प्रमोट करना चाहें, हम अपने मुल्क को कर्जों से बाहर निकालना चाहें, तो जो फैसिलिटी इस मुल्क में है टूरिज्म के हवाले से, फिर ये नहीं है खाली कि घूमना फिरना। टूरिज्म मजहबी भी है और टूरिज्म घूमने फिरने वाला भी है। यानी हर फैसिलिटीज अवेलेबल है। गिलगित में जैसे बहुत बड़ा दुनिया का एक मैच होता है पोलो का, और यकीन माने मैंने देखा है कि पाकिस्तान में होता है वो। हाँ, सबसे ज्यादा पीक पे होता है, हाँ, दुनिया में कहीं नहीं होता बहुत वो। दुनिया देखने आती है, खेलने भी आते हैं। पूरी दुनिया से लोग आते लेकिन हैं। ये वो सहूलत की वही बात आ जाती है कि अदम दस्तयाबी की वजह से वो इंटरनेशनल नहीं बन सका, मसला ये कौमी नहीं है सतह पे ना, नहीं आ सका। वो आता है केपीके में। केपीके में आज भी मैं समझता हूँ कम से कम 5 से 6 लाख टूरिस्ट की फैसिलिटीज है, एकोमोडेशन की। छोटे मोटे लिए हो, बड़े हो, दरमियाने वहाँ मौजूद हैं। मगर आप वहाँ पर भी जिस तरह अभी सऊदी डेलीगेशन को इन्होंने 2 5 स्टार होटलों का बोला हुआ है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत, आप पूरे पाकिस्तान में इसके जाल बिछा दोगे ना, तो आपका मुल्क कभी कोई लोग, एक आदमी भी बेरोजगार नहीं रहेगा। सिर्फ टूरिज्म की फील्ड में जाल बिछा दो, एक आदमी भी बेरोजगार नहीं रहेगा, क्राइम खत्म हो जाएगा, आपका दुनिया में नाम बहुत अच्छा हो जाएगा। आपका जो इमेज है ना, मैंने होता है इमेज, लोग आते नहीं है, ये फ्लाइट नहीं जाती यहाँ पर, तो उस मुल्क को मालूम है कि हमारी फ्लाइट तो वहाँ जाती नहीं है, वहाँ हालत खराब होंगे। ये एक बहुत नेगेटिव इमेज चला जाता है। तो सोशो इकोनॉमिक बात अगर फलानी साहब कर रहे हैं, इसको अगर हम बड़े कैनवस पे देखें तो वाकईतन यानी पाकिस्तान में कोई भी शहर हो, चाहे आप कोई सनदी शहर भी ले लें या कोई भी शहर ले लें जहाँ पे बेरोजगारी है, और वाकईतन हर शहर में है, अगर वहाँ पर टूरिज्म को बहाल कर दिया जाए और वो सहूलियात फराहम की जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पर कोई शख्स जो है वो बेरोजगार रह सकता है। उसकी वजह यह है कि टूरिज्म से आपकी दीगर इतनी सनतें वाबस्ता हैं, यानी आपकी रिहाइश, होटल, मोटेल, रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस, फिर खाने पीने से मुतालिका, इवन अब जो सियाहती मकाम होता है वहाँ पे लोग जो चीजें बेच रहे होते हैं उससे भी उनका गुजारा चल रहा होता है। बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। फिर वो जो चीजें बिकती है ना, वो जो मार्केट के रेट से डबल रेट में बिकती है वहाँ। यस, वहाँ लोगों के रोजगार में बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। अभी हम बलूचिस्तान पहुंचे, इसके बाद वहाँ देखो जियारत है, कायदे आजम वहाँ ठहरे हुए थे, जी। क्योंकि बहुत बड़ी एक जगह है। ज़ियारत रेजिडेंस। फिर इसके बाद चमन बॉर्डर चले जाए, वहाँ से अफगान की बॉर्डर मिलती है। जी जी बिल्कुल। ये सब चीजें टूरिज्म के देखने के लिए। ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि मैं लाड़काना में जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब के मज़ार पर फातिहा पढ़ने के लिए गया। अच्छा, जब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ जुल्फ़कार अली भुट्टो के वालिद खुद जुल्फ़कार अली भुट्टो और साबिक वज़ीर आज़म साहिबा बेनज़ीर भुट्टो, उनके दोनों भाई सर शाहनवाज भुट्टो, शाहनवाज भुट्टो भी, वो वहाँ पे इनकी कब्रें थीं। लेकिन इंतहाई अफसोस हुआ कि लोकल टूरिज़्म के फ़रोग़ की बात कर रहे हैं कि दुनिया के बहुत सारे लोग जुल्फ़कार अली भुट्टो या बेनज़ीर भुट्टो की मज़ार पे फातिहा पढ़ना चाहते हैं या देखना चाहते हैं। तो मैंने वहाँ देखा उनके आस-पास कोई होटल, ढाबा टाइप का भी कोई होटल नहीं है, चाय का भी होटल नहीं है, और रहाइश के लिए अख्तियार करने के लिए तो कोई एकोमोडेशन नहीं है। हालांकि सिंध में सिंध टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन मौजूद है, वहाँ होटल है,
ऐसा नहीं है कि नहीं है लाड़काना। नहीं, मज़ार के आसपास नहीं है, ये लाड़काना में है। लाड़काना में होटल है। देखो, अगर दुनिया में जरूरी नहीं है कि आप अगर मज़ार के पास आए तो मज़ार के पास ही होटल हो। ये गवर्नमेंट का अपना कसूर है। खाली वहाँ ये भुट्टो के मज़ार के अलावा आपका मोहनजोदड़ो भी वहीं पर है। बिल्कुल है। असल टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस वो है। हाँ, वैसे देखा जाए तो मज़ार चूंकि वो कोई किसी मजहबी शख्सियत की तो वहाँ पे वो दरगाह नहीं है ना। मजहबी शख्सियत के अलावा भी तो- बहुत बड़ा लीडर था। जी, बहुत बड़ा लीडर था। बड़ा लीडर था। आपने ये क्या, बेनजीर भुट्टो बहुत बड़ी लीडर थी, जी, जो कुछ डाउट है ही नहीं। लेकिन वो जो आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है अगर हम ये भी बलूचिस्तान एक बार तो आप फिर चलें। ये भी एक टूरिस्ट पॉइंट ऑफ जी, व्यू से टूरिस्ट आप पॉइंट इसको है। देख सकते हैं। मैं चाहता हूँ सिंध में हम दाखिल हों, लेकिन उससे पहले मेरे जहन में एक जो बीच है, यानी कुंड मलीर की अगर आप बात करें, ये वही रास्ता है जो गवादर यानी कोस्टल हाईवे आप जब जाते हैं हब से फिर लसबेला और विंदर की तरफ आगे, तो कुंड मलीर एक बीच आता है बहुत जो शानदार है। जिन्होंने भी विजिट किया वो बीच ऐसा, इट्स एज ग्रीन एज यू कैन सी विद योर आईज। जब आप वो टीवी पे भी देखते हैं तो आपको जितना नीट एंड क्लीन वो पानी नजर आता है, लेकिन वहां पर भी टूरिस्ट रिजॉर्ट होने के टूरिस्ट बावजूद रिजॉर्ट सहूलियात मौजूद नहीं है। नहीं है, मसला यही है। हत्ता कि पुलानी साहब हालांकि टावर्स नहीं है, सिग्नल नहीं आते। सिंध- मोबाइल के सिग्नल नहीं ये तो मैं वही बोल रहा हूँ, जो इस सूबे के कस्टोडियन बने हुए हैं कि उनकी जिम्मेदारी है बहुत बड़ी कि आप वहाँ सारे एकोमोडेशन आपको करने की जरूरत नहीं है ना, प्राइवेट सेक्टर को दे दो भाई। बोले 10 साल तक टैक्स एग्जाम्पशन ना बनाओ, या होटल नहीं बनाओ, मोटल बनाओ, 25-30 कमरे 35 कमरे वाला। बेड नीट एंड क्लीन बेड होना चाहिए, नीट एंड क्लीन बाथरूम होना चाहिए, और एक अच्छा खाना होना। सर, ये सारी सहूलियात हो जाती हैं जब कोई बड़ी शख्सियत वहाँ आती है, गुजरती है। अभी हाल ही में हमने नहीं, वो देखा टेम्परेरी होती है, अभी नहीं होती। एंजेलिना जूली, हॉलीवुड की बहुत मशहूर अदाकारा है, वो वहां पर आई तो जिस सड़क से वो गुजर रही थी, अब 70-75 साल में या चले 65 साल में हमने उस पहाड़ की तरफ नजर नहीं की। उसने जब पहाड़ की तरफ देखा, उस बीच पे जब आई थोड़ा सा आगे, उससे चंद 1 किलोमीटर आगे, तो वो पहाड़ ऐसे है कि जैसे कोई खातून वहां खड़ी हुई है। तो शी सेड प्रिंसेस ऑफ होप। अब वो उसने चूंकि कहा तो आपने नाम रख दिया प्रिंसेस ऑफ होप। अब उसके बाद अगर मैं और आप भी वहां जाते हैं तो हालत यह है कि वहां पर हाजत के लिए वॉशरूम भी मौजूद नहीं है। यानी प्रिंसेस ऑफ होप उसने नाम दे दिया, वो मशहूर हो गई जगह, उसके बाद लोग जाते हैं वहां पर। बट अनफॉर्चुनेटली अगेन जो हम बात कर रहे हैं कि सहूलियात का फुकदान आपकी टूरिज्म के आड़े सबसे बड़ी रुकावट है। ये रुकावट इसलिए है कि इसमें कुछ गरीब लोगों को आराम पैसा नहीं मिलता है, ओके, उसको रोकते हैं। और भाई, आप अगर सिंध में सफर करेंगे तो आप बदीन से 50 किलोमीटर है। कहाँ? हाइट, अच्छा, गोरख हिल की बात कर रहे हैं? जी, ओके। गोरख हिल की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, 2001 में शायद हफीज शेख साहब, आपके रिश्तेदार जरूर हैं, मगर वो सिंध के फाइनेंस मिनिस्टर थे। उनसे मैं मीटिंग करने गया था। उस टाइम पे कॉस्ट इतनी नहीं बढ़ी हुई थी चीज़ों की, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी। पहले तो बोला आप जल्दी बात करें, टाइम नहीं है। मैं भी खड़ा हो गया, मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ। नहीं, आप बैठे, मैंने लोगों को बुलाया हुआ है इस तरह। दिस इज नॉट द वे यू आर टॉकिंग। आई एम नॉट योर सर्वेंट, यू आर गवर्नमेंट सर्वेंट। मैंने टाइम लेके आया हूँ, बगैर अपॉइंटमेंट के नहीं आया हूँ। आप ये बात नहीं करें, सिर्फ एक काम के लिए आया हूँ। गोरख हिल आपको बिलियंस ऑफ रुपीज कमा के देगी, सिर्फ आपको 100 मिलियन रुपीज वहां लगवाने हैं रोड बनाने के लिए। बाकी वो आपको हर साल में 100 बिलियन कमा के देगी वो जगह। यानी वहां आज तक 4 व्हील के बगैर गाड़ी नहीं जाती। देखो, ये हमारे हुक्मरान जो है बैठे हुए हैं, इनका काम है सारा ये। आप बातें इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अभी इम्प्लीमेंट करके बताओ। कोई मुश्किल काम नहीं है। प्राइवेट सेक्टर को दे दो तो भी मुश्किल नहीं है। आप प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कर लो तो भी मुश्किल नहीं है। मगर मैनेजमेंट उसके हाथ में होगी, जो चलाएगा पब्लिक प्राइवेट। ठीक साहब, कराची से और इनफैक्ट पूरे सिंध से लोग स्पेशली चाहे ट्रेन पे जाएं या बसेस के जरिए से जाएं
या इवन हवाई जहाज के जरिए से भी जाएं, लेकिन अपनी गाड़ियों से भी लोग स्पेशली अपनी फैमिलीज के साथ, दोस्तों के साथ यहाँ से ऑलमोस्ट 1500-1600 किलोमीटर का सफर करके मर ही जाते हैं। ठीक है, आई वॉज इन हैदराबाद लास्ट वीक, और मुझे हैदराबाद में वहाँ के एक लोकल सहाफ़ी हैं जिनको मैं जानता हूँ, मैंने उनसे रब्ता किया किसी सिलसिले में, तो उन्होंने कहा माजरत मेरी तो आपसे मुलाकात नहीं हो सकती, मैं तो अपने बच्चों के साथ ईद के बाद से निकला हुआ हूँ, मरी बैठा हूँ। तो सोचें कि जो 1500 किलोमीटर का सफर करके मरी जा सकते हैं अपनी तफरी के लिए, पड़ोस में अगर आप गोरखिल बना दें, यानी वहां तो सड़क ही नहीं है बना हुआ है, रेस्ट हाउस बने हुए हैं 2-3 सर, लेकिन उसकी पहुंच तक की सड़क नहीं है ना। मेरे रोड तो बनाओ यार, रोड बनाने में कौन सा मुश्किल है काम यार। हाँ, रोड बनाते ऐसे हैं कि एक बारिश आती है रोड खत्म हो जाती है। सेठ वहाँ पे गोरखिल का थोड़ा सा मैं ये भी जायजा पेश कर दूं यहाँ सेठ की नॉलेज जी, की वजह प्लीज। से भी, कि वहाँ के जो MP है और MNA है वही समझ लें गोरखिल के मालिक हैं, हुकूमत नहीं है, सिंध गवर्नमेंट नहीं है। और वहाँ पे एक कम्युनिटी ज़्यादा आबाद है उसके नीचे और दाएं बाएं अतराफ में। अच्छा, चूँकि वो ये समझते हैं कि अगर प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर आएगा तो हमारा रोज़गार ख़त्म हो जाएगा। उनका रोज़गार सिर्फ इतना है कि जहाँ तक सेठ ने बताया कि सड़क है और सड़क आगे तक नहीं है, ऊपर तक जाने तक, ठीक है 4 ना। व्हील ड्राइव के साथ वो उनकी जो अपनी वो है जीपें हैं उसमें बिठा के आगे लेके जाते हैं और आपकी गाड़ी स्टैंड करा देते हैं एक साइड पर, उसकी हिफाजत करते हैं, उसकी पैसे चार्ज करते हैं। अच्छा, मैं यही बता दूं कि खुद वहाँ का MNA गोरखिल डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन है, लेकिन जब भी अब ये कहने की बात तो नहीं, अब पता नहीं मुझे कि मेरा प्रोड्यूसर इसको काट देगा जुमले को या नहीं काटेगा, कि एक ही चेयरमैन चला आ रहा है वहाँ पे, वही MNA है, वही करता है। और आते ही सबसे पहले वो जब ओथ लेता है तो डिफेंस क्लिफ्टन पे उनका बंगले नुमा दफ्तर है कराची में, वो अपनी नई प्राडो निकलवाता है और अपने लिए पैसे का अरेंजमेंट करता है। बस इससे ज़्यादा का गोरखिल में किसी की दिलचस्पी नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ। देखो, अभी आपसे भी ये कहा कि आप जिस इदारे में काम करते हैं आप उसके कस्टोडियन हैं। वो जो MNA साहब है ना, वो इंशाल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है वो जन्नत में तो नहीं जाएगा। बहुत सख्त बात कर दी पुरानी साहब वो ने। जन्नत में नहीं जाएगा, वो लोगों के लिए रास्ते रोकता है। ये बहुत बड़ा गुनाह है, इस मुल्क के साथ बहुत बड़ा गुनाह है। वहाँ लोगों को रोजगार मिलने की जगह है, वो बहुत बड़ी जगह, रोजगार की जगह, मार्केटें आप बनेंगी, बोलते हो वो समझता है कि मेरा रोजगार बंद हो जाएगा, और जिस दिन उसने बंद करना है ना, एक सांस नहीं आएगी तो बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक। नहीं, आपने सही फरमाया कि होटल बनेंगे, मार्केटें बनेंगी, चलेगा रोजगार। अरे मेरे भाई, होटलें बनेगी, मार्केटें बनेगी, एक बहुत बड़ा बर्फबारी होती है वहाँ पर। हाँ बिल्कुल होती है। 6000 फीट की बुलंदी पे है। जब ये काम आज से नहीं है, मैंने कितने रऊफ सिद्दीकी साहब मिनिस्टर थे, बोला मेरे साथ चले हेलीकॉप्टर में, मैं आपको गोरखिल ले जाता हूँ। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आप काम कुछ नहीं करोगे, खाली बातें करते हो। जो भी मिनिस्टर आता है वो आपको चलो हमारे साथ आपको ले जाते हैं। अरे हमको लेके क्या करोगे, काम भरो ना यार। अच्छा, थोड़ी सी मंजर कशी तो कर देना कि वहां पे बर्फबारी भी मिलती है आपको, यहाँ पे आपको वो तमाम मौसम मिलते हैं कि जो स्पेशली आप लोगों के लिए रोजगार का बेहतरीन जरिया है ये। इसमें एक थोड़ा सा और इजाफा कर दूं, इम्तियाज शेख साहब जो हैं इस वक्त भी वजीर हैं, MP हैं, और पहले भी पिछले दौर में ये हैं, वजीर नहीं है, वजारत नहीं मिली उनको। मैंने उनसे कहा, क्योंकि मैं भी अखबार नवीस हूँ, मेरे राब्ते होते हैं उनसे, तो हाँ, तो मैंने उनसे कहा कि वो गोरखिल कोई छोटी सी जगह नहीं है, बहुत बड़ी एकड़ों में ऊपर पहाड़ जो है वो बहुत बड़ा है। मैंने उनसे कहा अगर आपके पास वसाइल नहीं है, पैसे नहीं है, तो आप यहाँ पे एक प्लाटिंग काट दो, और कराची शहर के, पंजाब के अरबपति जो हमारे घर पाकिस्तान के लोग हैं, सब लोग हैं, अपने यहाँ घर बनाएंगे, रेस्ट हाउस बनाएंगे, अपने जगह बनाएंगे, तो आपको तो 1 रुपये एकड़ की ज़मीन जो है वो आपको तो 5-5 लाख और 10-10 लाख रुपए गज में आपका ये बिकेगा। उसको करके पैसे वसाइल डेवलप कर रहे हैं ना, तो वसाइल डेवलप हो सकते हैं आराम से। उसको भी नहीं माना उन्होंने। नहीं, वो नहीं मानेंगे। उसकी वजह क्या है? वजह एक ही है, बहुत प्यारी वजह है, करप्शन इज अ बेसिक नीड ऑफ द पाकिस्तानी पीपल। हराम खाना लोगों को अच्छा लगता है, हलाल अच्छा नहीं लगता। ये प्रोग्राम सिर्फ पाकिस्तान में नहीं देखा जा रहा है, ये जो काम करेंगे ना अगर ईमानदारी से, तो इनकी बेशुमार आगे की मंजिलें आसान हो जाएंगी। फलाने साहब, ये प्रोग्राम सिर्फ पाकिस्तान में नहीं देखा जा रहा है, इंटरनेशनली भी देखा जा रहा है। क्या भाई वालों को पता नहीं है क्या? भाई वालों को आपसे ज्यादा पता है। अब तो नेट हाथ में है, मोबाइल हाथ में है, उसमें पूरी दुनिया देख लो आप। तो बाहर वालों को वेलकम करें ना, उनसे इन्वेस्टमेंट करवा तो बाहर वालों को वेलकम करने के लिए गवर्नमेंट अलाउ करेगी तब आएंगे वो।
देखो, ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट पाकिस्तान की है। सर ये अभी तो गवर्नमेंट एक सवाल कर लो, अभी अभी तो गए थे आप सऊदी अरब भी गए इन्वेस्टमेंट के लिए गए, आप दुबई गए इन्वेस्टमेंट के लिए गए, आप जहां जाते हैं तो उनसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट लाने के लिए गए हैं, मिली तो नहीं है ना अभी। वादे तो हुए ना। यार आपको तसल्ली देने के लिए क्या मसला है एमओयू साइन करने में? यार एमओयू का मतलब क्या है? अच्छा, आप एमओयू को तसल्ली कहते हैं? 100% तसल्ली है। उसे पंजाबी में लारा कहते हैं या दिलासा कहते हाँ, हैं? वो लारा, वही बात है, वही लारे वाली बात। ये लारा ही है। 100 अभी तक लारा है, जब तक आएगा नहीं, जब तक लारा है। ये खबर दे रहे हैं रफीक साहब। जब तक ना- पैसा नहीं आएगा इस मुल्क के अंदर, ये लारा है। नाजरीन, याया पुलानी साहब का पूरा गुफ्तगू का खुलासा ये है कि अगर आपने मुल्क की मईशत, ये ताजिर हैं, ये FPCCI के भी मेंबर हैं, KCCI के भी मेंबर हैं, और शहर में एक बहुत बड़ा इनका याया पुलानी का नाम है, और फिर इनकी कंपनी पुलानी ट्रैवल जो है वो बहुत बड़ा ब्रांड है। तो इनका खुलासा ये मौक़िफ़ ये है कि जब तक जो है आप मईशत को अगर बेहतर करना चाहते हैं तो सियाहत की जो इंडस्ट्री है उसको भी फ़रोग़ दें, क्योंकि यहाँ टूटी फूटी सड़कें, दहशतगर्दी का माहौल, खौफज़दा माहौल, पुलिस की दहशतगर्दी, फिर ये कि जो फेडरल गवर्नमेंट के इदारा है वो ख़त्म हो गया है, सूबों के जो इदारे हैं टूरिज़म के, जो सूबाई कॉरपोरेशन है वो नाकारा हैं, बेकार हैं, वसाइल की कमी का शिकार हैं। अगर आपने अपनी मईशत को सही करना है, अपने इलाके को सही करना है, क्योंकि सियाहत का मतलब ये होता है कोई शहर नहीं बल्कि कोई इलाका, कोई छोटा सा गांव या छोटा सा शहर या कोई वो चीज़ डेवलप होती है जब सैयाह जाता है, जो वो कुंड मलीर में जाएगा, वो गोरखिल में जाएगा, तो वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगी। तो मेरी भी आपसे गुजारिश है, जो याया साहब बार बार कर रहे हैं कि बेरोज़गारी के ख़ात्मे के लिए खुदा के वास्ते पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए लोगों को किसी और तरीके से आप जो है इस शोबे को फ़रोग़ दें, और जिसमें याया पुलानी साहब अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि ये इनका शौक़ है, ट्रैवल इनका कारोबार के साथ शौक़ भी है। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का टूरिज़्म जो है वो बढ़े। 2017 में जो 20 लाख थे 2023 में कम हो गए, बल्कि अब वो 1 करोड़ 17 लाख होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपके देखने का, आपके फीडबैक का। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।